दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आजकल हरियाणा में कांग्रेस यात्रा निकाल रही है, हरियाणा मांगे जवाब। दीपेंद्र हुड्डा इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं या इस यात्रा के रथी हैं। एक शानदार बस तैयार हुई है जिसमें कि दीपेंद्र हुड्डा चल रहे हैं और सोनीपत जिले के कई क्षेत्रों में मैं उनके आज भी वीडियोस देख रहा था, जिसमें कि दीपेंद्र हुड्डा गांव-गांव और गली-गली जा रहे हैं। इस कार्यक्रम का जो हरियाणा मांगे जवाब का जो शुभारंभ हुआ, शुरुआत हुई, ये रविवार को हुई थी करनाल से। और उसके बाद में देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो महेंद्रगढ़ में आए भारतीय जनता पार्टी के एक ओबीसी सम्मेलन को संबोधित करने के लिए। उस सम्मेलन में अमित शाह ने कहा कि हुड्डा साहब, पाई पाई का हिसाब लेकर आया हूं। ये कहा कि मैं बनिया का बेटा हूं और पाई पाई का हिसाब करूंगा। और जब उन्होंने पाई पाई का हिसाब करने की बात कही तो उसके 2 दिन बाद महेंद्रगढ़ के जो विधायक हैं रावदान सिंह, अभी हाल ही में कैंडिडेट थे वो लोकसभा के कांग्रेस के महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट से और चुनाव हार गए थे कुछ वोटों से। उनके निवास पर, उनके भाई के फार्म हाउस पर, तमाम जगह उनके संस्थानों पर ईडी की रेड शुरू हो गई। ईडी ने छापेमारी की, ईडी ने ERCS दर्ज किया और 1392 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला जो बताया जा रहा है, जो लंबे समय से चल रहा है, जिसके अंदर अभी जुलाई के अंतिम सप्ताह में सुनवाई भी होनी है अदालत में, जिसमें कि अक्षत यादव, रावदान सिंह के जो बेटे हैं उन पर सुनवाई होनी है। उस मामले को लेकर ईडी ने दबिश दी। लगभग 15-16 घंटे तक ईडी की दबिश रही, यानी कि कल देर रात तक वो दबिश जारी रही। और उसके बाद में ईडी वहाँ से कुछ पेपर्स को स्कैन करके और कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ से ले गई। ईडी ने बताया नहीं, अभी ईडी का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, क्योंकि ईडी की कार्रवाई है भी ऐसी कि जिसके अंदर कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जब से वो चला, एक्शन हुआ ईडी का, तब से पूरे हरियाणा के अंदर राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा है कि जो अमित शाह हिसाब करने आए थे, पाई पाई का हिसाब जो कह रहे थे, वो हिसाब केवल रावदान सिंह तक सीमित है या उस हिसाब के बही खाते आगे भी खोले जाएंगे। जो रावदान सिंह के निवास पर, रावदान सिंह के भाई के, उनके पारिवारिक ठिकानों पर जो ईडी की छापेमारी हुई, जो रिकॉर्ड लिया गया, जो पुराना सोया हुआ जो मामला था वो जाग गया लोकसभा चुनाव के आसपास से, उस सबको लेकर के चर्चाएं हैं। वैसे जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं या जो राजनीतिक घटनाक्रम जानते हैं, उनको पूरा मामला पता है। गुजरात से इसके तार जुड़े हुए हैं, मोदी ब्रदर्स इसके अंदर शामिल थे, चिटफंड मामला और तमाम प्रकार की बातें इसके अंदर शामिल थी, जिसमें कि ये 1392 करोड़ रुपए का घोटाला बना, जिसे ईडी और सीबीआई दोनों इसमें जांच कर रहे हैं। अब इस मसले को लेकर के जो मैं आपको बता रहा हूं कि रावदान सिंह के यहाँ जो छापेमारी हुई और जो मैंने आपको बताया कि अमित शाह कह के गए थे कि पाई पाई का हिसाब करेंगे, तो बात वही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल पड़ी है कि वो रावदान सिंह के यहाँ पर हिसाब होने के बाद वो बही खाता रोका जाएगा, बंद किया जाएगा, या फिर वो किताब आगे भी खुली रहेगी। और खुली रहेगी तो फिर उसमें कौन कौन शिकंजे में लिए जाएंगे। मैं आपको बता दूं तो इसको सीधे सीधे एक तरीके से यूं भी माना जा रहा है कि रावदान सिंह के यहाँ जो छापेमारी हुई, यानी कि कहा जा रहा है कि रावदान सिंह तो छोटा निशाना है, असली निशाना तो अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एक नेता भारतीय जनता पार्टी में भी है, राव नरवीर सिंह, उनको भी संदेश है। अब आप पूछेंगे कि राव नरवीर को क्या संदेश और हुड्डा साहब को क्या संदेश। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लेकर के, चाहे वो लोकसभा का चुनाव था और चाहे अब विधानसभा चुनाव की तैयारी है, अमित शाह लगातार कहते रहते हैं। अमित शाह जब भी आते हैं तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ही सवाल जवाब करते हैं और हुड्डा साहब का बेटा ही सरकार से सवाल कर रहा है, सरकार से जवाब मांग रहा है। हुड्डा साहब उसका जो बेटा है दीपेंद्र हुड्डा, हरियाणा मांगे जवाब के तहत वो जो यात्रा कर रहे हैं, वो सरकार से ही जवाब मांगा जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि जो मैंने आपको बताया कि क्या रावदान सिंह के जरिए संदेश देने की कोशिश की गई है। हालांकि कांग्रेस के अंदर जो हुड्डा विरोधी गुट है या हुड्डा विरोधी जो लॉबी कांग्रेस के अंदर है या हरियाणा की राजनीति में है,
वो तो हमेशा एक बात कहते रहा करते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भारतीय जनता पार्टी की कोई ना कोई साठगांठ है। वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि बीजेपी और हुड्डा के बीच में कुछ ना कुछ चलता रहता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर ये चलता रहता है तो फिर हुड्डा समर्थकों पर कार्रवाई क्यों? और जो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या हुड्डा को इस पे संदेश संकेत देने की कोई बात है? राजनीतिक गलियारों में ये बात भी चल पड़ी है कि क्या हुड्डा पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, सेंटर की सरकार, हालांकि नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो राव दान सिंह के यहाँ ईडी की छापेमारी को लेकर साफ कह दिया कि भैया ईडी से मेरा तो कोई लेना देना है नहीं, ईडी तो सेंटर की एजेंसी है, अपनी कार्रवाई करती है, मुझे कुछ पता नहीं इस बारे में। लेकिन राव दान सिंह के यहाँ जो छापेमारी हुई, राव दान सिंह के यहाँ जो दबिश ईडी की रेड चली 16-17 घंटे तक, उसके बाद बात दरअसल हुड्डा साहब की तरफ यूं घूमती है कि क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो पिछले जो मामले चले लैंड डील वाले, जिनको लेकर के कि उनको विवादों में रखा गया और उन पर शिकंजा कसने की कोशिश भी हुई, समय समय पर बातें भी आई। हुड्डा साहब उस मामले में, वो मामला सारा अदालत में लंबित भी है, धिंगड़ा कमीशन की रिपोर्ट्स भी उसके अंदर बनी जिनको बाद में रोका गया, और उसको बाद में भी पिछले दिनों बात आई कि धिंगड़ा आयोग को एक बार फिर से एक्शन पे लगा दिया गया। अब इन सब को लेकर के कहीं ना कहीं बात तो घूमती है जरूर कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, बीजेपी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको क्योंकि हरियाणा जीतने के लिए क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर किसी प्रकार का शिकंजा कसा जाएगा या फिर उनको अलर्ट मोड पे रखा जाएगा कि भैया ध्यान रखना, भैया ध्यान रखना, बस इतना ही काफ़ी है। और अब इस सब का हुड्डा साहब पे क्या असर पड़ेगा देखना ये भी है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कई बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती हैं, उनमें कई बार इसको लेकर सीधा जवाब दे चुके हैं कि जो कानून के तहत जो भी बात होगी हम उसी हिसाब से अगली बात करेंगे। हुड्डा साहब कहते हैं कि लैंड डील के अंदर किसी प्रकार के कोई घोटाले थे ही नहीं, अगर कुछ होता तो 9 साल तक सरकार क्या कर रही थी, यानी कि लगभग 9 साल क्यों कहें, अब तो पौने 10 साल होने जा रहे हैं लगभग हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और सेंटर में जो केंद्र सरकार थी उसको 10 साल पूरे हो चुके हैं और अब मोदी पार्ट 3 की सरकार चल रही है। ऐसे में जो सवाल तो हुड्डा का भी वाजिब है, अगर वो कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर इस बात को कहते हैं कि अगर कुछ था कुछ है तो फिर सरकार क्या सोई हुई है 10 साल से। खैर, राजनीति के अंदर ये सब कुछ चलता है और राजनीति के अंदर ये सब कुछ चलने लगा है। एजेंसियों के मामले को लेकर के भले ही किसी प्रकार के कितने ही आरोप प्रत्यारोप लगें, लेकिन एजेंसीज की कार्रवाई लगातार जारी है मोदी पार्ट 3 की सरकार के अंदर भी, चाहे फिर उसमें दिल्ली हो, चाहे उसमें झारखंड हो, चाहे उसके अंदर बिहार हो, चाहे उसके अंदर अब हरियाणा हो। तो मैंने आपको 2 नाम कहे कि क्या राव दान सिंह के जरिए 2 नेताओं को संदेश, एक तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, कांग्रेस के अगले जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, कांग्रेस सीएलपी के लीडर हैं, और एक बात माने तो जो हरियाणा में कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ उसके पीछे भले ही कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये जरूर है उस प्रदर्शन को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। और 4 सांसद जो 5 बन के आए, वो जिस प्रकार साये की तरह हमेशा हुड्डा साहब के साथ रहते हैं, वो ये संदेश देने के लिए काफ़ी हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद हरियाणा और कांग्रेस में कितना बड़ा है। अब उन पर किसी प्रकार का भय बनाने के लिए, उन पर किसी प्रकार का डर बनाने के लिए, उन पर किसी भी प्रकार से ये, ताकि वो कुछ अपने के एक्शन में कम रहें, क्या इस प्रकार की कोई प्लानिंग है? इसको लेकर खासकर राजनीतिक लोग जरूर चर्चा कर रहे हैं। और अगला मैंने आपसे नाम लिया था राव नरवीर सिंह का। राव नरवीर सिंह हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री, मनोहर पार्ट 1 की जो सरकार थी उसके पूर्व कैबिनेट वजीर, उससे पहले सरकार में चौधरी बंसीलाल की में एक बार मंत्री रहे, उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला देवीलाल जी की सरकार में मंत्री रहे, यानी कि 1987 से 91 तक वो एक बार विधायक बने पहली बार। उसके बाद में वो 1996 वाली सरकार जब बंसीलाल जी की बनी तब विधायक बने, और उसके बाद वो 2014 में विधायक बने। राव नरवीर सिंह असरदार नेता हैं, अहिरवाल के अंदर उनका भी अपना असर है, और राव नरवीर सिंह इस समय बादशाहपुर से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आजकल बड़ा बेबाक बोल रहे हैं, शासन प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। गुड़गांव प्रशासन पर तो बड़े खुलेआम आरोप लगाते हैं कि यहाँ सब कुछ गुड़ गोबर हुआ पड़ा है, सारा गड़बड़ झाला है।
अब इस सब के बाद में राव नरवीर सिंह को जो पिछली बार जो विधायक बने थे 2014 में, वो बादशाहपुर से विधायक बने थे। 2019 में उनको बादशाहपुर से टिकट मिला नहीं, तो वो पार्टी के अंदर रहे और पार्टी के कैंडिडेट की जैसी भी उन्होंने मदद की या नहीं की, लेकिन ये जरूर हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट वहाँ चुनाव हार गया और राकेश दौलताबाद निर्दलीय वहाँ से चुनाव जीत गए थे, जिनका अब स्वर्गवास हो गया, जिनका निधन हो गया, राकेश दौलताबाद का। और पिछले काफ़ी समय से राव नरवीर सिंह सक्रिय हैं बादशाहपुर विधानसभा के अंदर, और राव नरवीर सिंह ये भी कई बार कहते रहे हैं कि उनको टिकट मिले या ना मिले वो चुनाव लड़ेंगे। राव नरवीर सिंह राव दान सिंह के समधी हैं, रिश्तेदारी में आते हैं उनकी। और राव नरवीर सिंह जो बादशाहपुर से तैयारी कर रहे हैं, तो बादशाहपुर पर नज़र राव इंदरजीत सिंह की भी है अपनी बेटी आरती राव के लिए। राव इंदरजीत सिंह अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, और अब की बार जिस प्रकार का सिनेरियो बना हुआ है, जैसे वो उनकी मान मनुहार आपने देखा होगा कि किस प्रकार अमित शाह ने अपनी रैली के अंदर नायब सिंह सैनी को साइड करके इंदरजीत जी को आगे किया। उस स्थिति में क्योंकि बादशाहपुर फर्स्ट प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी है बादशाहपुर, और उसके बाद में बादशाहपुर से आजकल दावेदारी अपनी जवाहर यादव भी कर रहे हैं। जवाहर यादव मनोहर लाल के बहुत नज़दीकी रहे हैं, उनके ओएसडी, उनके सरकार में चेयरमैन, तमाम प्रकार की बातें जवाहर यादव जी के लिए भले ही कही गई, लेकिन जवाहर मनोहर के नैन तारा बने रहे हमेशा, यानी कि सबसे प्रिय, नैन तारा सबसे प्रिय को माना जाता है। और अब जवाहर यादव तैयारी कर रहे हैं बादशाहपुर विधानसभा से। 2 नाम मैंने आपको बता दिए, और तीसरा नाम मनीष यादव का भी है। मनीष यादव पुराने कार्यकर्ता हैं, वहाँ से पिछला विधानसभा का चुनाव लड़े थे। ऐसे में राव नरवीर सिंह की दावेदारी कितनी गंभीर है। और अगर राव नरवीर सिंह कहीं, क्योंकि कांग्रेस में उनके रिश्तेदार हैं, और राव नरवीर सिंह का रिकॉर्ड रहा है, कई पार्टियों की यात्रा उन्होंने की है, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल की यानी कि लोकदल की रही हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की रही हो, हरियाणा जनहित कांग्रेस की रही हो, हरियाणा विकास पार्टी की रही हो, तमाम उन्होंने राजनीतिक बड़े बड़े उतार चढ़ाव और राजनीति के अंदर बड़े बड़े परिवर्तन किए हैं। अब ऐसे में अगर राव नरवीर सिंह अड़ते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं या किसी और पार्टी में चले जाते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि राव नरवीर सिंह एक मजबूत कैंडिडेट है। तो क्या ये संदेश राव नरवीर के लिए भी है कि आप हमारी हाँ में हाँ मिलाते रहिएगा? ये 2 बड़े नेताओं के लिए क्या राव दान सिंह के यहाँ ईडी की दबिश किसी प्रकार का संदेश है? कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताएं कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए राव दान सिंह के जरिए जो पाई का हिसाब अमित शाह कह रहे थे, कोई संदेश है? क्या राव नरवीर सिंह भी इस मामले में कहीं निशाने पर हो सकते हैं, जैसा मैंने आपको कहा, विधानसभा चुनाव को नज़दीक देखते हुए? और आपको क्या लगता है कि खासकर इस सारे घटनाक्रम का खासकर अहीरवाल की राजनीति पे क्या असर आएगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।